Hello aspirants, welcome back on the DICS platform. Today we are looking at a new milestone for the Indian Railways. India is officially stepping into an elite global league. The Railway Board has formally approved the introduction of country's very first hydrogen powered train. हाइड्रोजन पावर ट्रेन क्या होती है, किस तरह से ये चलती है, इसके अंदर की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हाइड्रेल या फिर एच ट्रेन भी कई बार कहा जाता है। अप अंटिल नाउ ओनली अ हैंडफुल ऑफ सच ट्रेन्स आर डिजाइन्ड। Countries like Germany, Sweden, Japan and China have managed this. This technology is going to change how we think about train travel on the routes that don't have overhead electric lines yet, completely replacing that dirty diesel engines. So you can see here, the first hydrogen train is approved. It is the Railway Board which has cleared this country's first hydrogen powered train set. What is this hydrail? ये किस तरह से काम करती है, ये सारी कुछ चीजें हम अब देखेंगे। Let's look at the concrete details जो कि आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंडिया तकरीबन 25,000 ट्रेन्स एक दिन में चलाता है। सबसे पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है वो हरियाणा में, स्पेसिफिकली जिंद टू सोनीपत, ये रूट पे चलाई जाएगी। इट इज एन एंटायरली होम ग्रोन एफर्ट। इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, और ये 10 कार यानी कि 10 डिब्बे के साथ सेटअप की जाएगी, ट्रैवलिंग एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट एंड इट लेज द फाउंडेशन फॉर समथिंग विच इज इवन मच बिगर। So now the big picture, that why are we doing this? It ties into India's massive environmental promise to hit the net zero emissions by the year 2070. Indian Railway has launched a beautiful initiative called the Hydrogen for Heritage. The plan is to roll out 35 of these clean green trains on our historic scenic hills and heritage routes. Think places like Shimla, Darjeeling, where we want to preserve the pristine nature and also eliminate the diesel pollution entirely. तो ये प्लान है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो हेरिटेज लाइंस के ऊपर यूज किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स की बात की जा रही है कि जो हमारे सीनिक नेचुरल रूट्स को किसी तरह के डिस्टॉर्शन के बिना सिर्फ और सिर्फ हम हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर दे, इससे ताकि जो डीजल इंजन का हमें प्रदूषण देखने को मिलता है वो भी ना हो, और जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस, जो कि इलेक्ट्रिक जो भी हमारी ट्रेन से उसमें ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, वो ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से जो व्यू है, जो नेचुरल जो सीनिक व्यू है, वो डिस्टॉर्ट होता है। तो ये दोनों चीजों को यहां पे हाइड्रोजन जो है वो रिजॉल्व करता है, और हमारे रेलवे के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन फॉर दी हेरिटेज। So now if we look at this, that what exactly the hydrogen train is, तो स्टूडेंट कई बार यहां पे कंफ्यूज करते हैं हाइड्रोजन ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं है,
वो इलेक्ट्रिक ट्रेन जैसे ही चलती है, बट उसमें एक ट्विस्ट है। जो रेगुलर इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो पावर लेती है ओवरहेड वायर्स से। जो आपने देखे होंगे ट्रैक्स के ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स होता है, फिर उसका पेंटोग्राफ होता है, वो पेंटोग्राफ से वो कनेक्ट होता है और जिससे उसको पावर मिलता है। इस तरह से ये रेगुलर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। जबकि हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो कैरी करता है अपना खुद का एक मिनी पावर प्लांट इसी के अंदर। इट यूजेस हाइड्रोजन फ्यूल्स टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, जो कि मिक्स करता है हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ फ्रॉम द एयर। दिस केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन द ट्रेन एंड द ओनली थिंग coming out of the exhaust pipe is pure clean water vapor. So the most important benefit of the hydrogen train will be zero smoke, zero harmful emissions. So this is what we observe in the case of the hydrogen train. You can see here the image. This explains that how the hydrogen train operates. So hydrogen train को पावर करने के लिए एक उसके अंदर ही पावर प्लांट है, ऐसा ऑब्जर्व करिए आप, ऐसा इमेजिन करिए, जिसमें एक कंप्रेस्ड हाइड्रोजन है और फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। इस दोनों को पंप किया जाता है इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और जो एमिट होता है एज अ बाई प्रोडक्ट दैट इज प्योर वाटर वेपर। सो इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर एक जो कोर टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड द प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि जो यहां से जो H2 गैस है उसमें से सिर्फ और सिर्फ पास होने देता है आयंस को, और वो आयंस को ही सिर्फ जब पास होने देता है दैट रिजल्ट्स इनटू दिस टाइप ऑफ अ फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो थ्रू दिस इलेक्ट्रिक सर्किट ये चार्ज कर देता है ऑन बोर्ड बैटरी को, और उसी बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स को कि जो पहियों में लगे होंगे, और उस इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ वो बैटरी से इसको पावर कर देंगे और ये पूरी इलेक्ट्रिक ट्रेन बन जाएगी। इन दैट सेंस कि हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके डायरेक्टली पावर में दिया जा रहा है। इसके अंदर एक और एस्पेक्ट है विच इज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। इन दिस रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है कि जब कभी भी ट्रेन मोशन में है और उसको ब्रेक किया जाता है तो उस ब्रेकिंग की वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो पावर ब्रेकिंग की वजह से वेस्ट होने वाला था उस पावर को वापस डाइवर्ट कर दिया जाता है फॉर द अगेन चार्जिंग। तो वो चार्जिंग के लिए उसको वापस डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा समझिए कि वो जो ट्रेन का पहिया है उसके साथ एक फ्लाईव्हील लगा हुआ है। द मोमेंट इट इज ब्रेक्ड, the flywheel will be detached and it will continue rotating and it will charge the fuel cell again. इसको कहा जाता है regenerative braking system. This is what overall idea where we see the smart energy storage and recovery. The regenerative braking is a recovery, and also this is what the India's hydrogen for heritage mission. So now if we focus that how does it manage its power? So it's actually uses a brilliant hybrid mechanism as we have discussed. The electricity generated by the fuel cell powers the train directly. However, when the train slows down or brakes, it uses the regenerative braking, and this means the kinetic energy the motion of the train is going to have, it is captured and converted back into the electricity which is saved in onboard batteries. When the train need to climb a hill or accelerate rapidly, this battery is going to give the fuel cell an extra power for the boost. So this is how the overall hybrid system of the hydrogen train will operate. ये डायरेक्टली पावर लेता है फ्यूल सेल से,
जिससे ट्रैक्शन सिस्टम ड्राइव होता है। ऑनबोर्ड बैटरीज होती है जो कि एक्सेस एनर्जी को स्टोर कर लेती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है कि जो कैप्चर करती है काइनेटिक एनर्जी को ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, और this will boost the power because battery will assist the fuel cell during the sudden acceleration like in the hilly region. So the core science here, the hydrogen fuel cell concept, which basically converts the chemical energy into the direct electrical energy. There is no moving part here. So no moving part, that means we observe that it has a very silent and highly reliable aspect of a key design. अब इसको हम थोड़ा और यूपीएससी की एग्जाम के लिए किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो देखो हम ऐसा कह सकते हैं कि एचएफसी जो है वो केमिकल एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है बिकॉज देयर आर एब्सोल्युटली नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स and these engines are almost completely silent, require very little maintenance, and the heart of the system, the core components here is the MEA. What is that MEA? The membrane electrode assembly, जिसके साथ साथ यहां पे हमें देखने को मिलते हैं बाइपोलर प्लेट्स। ये गैसेस को, इलेक्ट्रॉन्स को और हीट को मैनेज करते हैं। So this is what we see as the core components of a hydrogen fuel cell. So now if we further break down the exact reaction happening inside the MEA, यानी कि ये जो membrane electrode assembly है उसके अंदर क्या होता है वो हम यहां पे देख सकते हैं। See, consider this diagram. सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो एंटर होता है इन दी एनोड। सो यू कैन सी हियर, एनोड में हाइड्रोजन गैस जो है वो एंटर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, अ कैटालिस्ट इज गोइंग टू स्प्लिट इट इनटू द टू थिंग्स। एक है पॉजिटिव प्रोटॉन और एक है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पे आप देख सकते हो ये जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स यानी कि H प्लस आयंस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। इस दोनों में इसको क्या कर दिया जाएगा, स्प्लिट कर दिया जाएगा। इन द मिडल सीट्स अ स्पेशल प्लास्टिक लाइक मटीरियल कॉल्ड द PEM, that is the proton exchange membrane. This acts as a strict gatekeeper. It allows the positive protons to pass straight through it but completely blocks the electrons. So what happens, this membranes only allows the H plus ions to go from this membrane. So from anode to the cathode, the only H plus, the proton, or you can say the H plus ions, that is only allowed, but it strictly blocks the electron. And that is the major idea of PEM, the proton exchange membrane. So when the positive protons pass and it will end up into the cathode, because those electrons which couldn't go through the membrane, they are forced to travel through an external wire circuit to reach the other side, and that flows the electron through the external circuit and is exactly what generates the electricity, providing the train the required energy. Finally, at the cathode, you can see here the electrons has to pass through this circuit, this wire, and that is where the electron flow results into what we can say the electricity. Finally, at the cathode, the oxygen from the air meets those passing protons and returning the electrons, forming an harmless water as a bypass product. You can see here the oxygen in the H plus ion, the electrons also reaching here, and ultimately it will make the water vapor. The water vapor will be the byproduct here. So this is what exactly the principle of a hydrogen fuel cell technology that you can observe here. So now if we see
the what is inside this MEA. So this membrane electrode assembly, what is inside it? So there is this anode which is the negatively charged ions, where we observe that hydrogen enters and it splits into the protons and electrons. The PM, the proton exchange membrane, which is the gatekeeper that only allows the protons to pass through, but it will block the electron. And then we have cathode on the positive side, where the oxygen enters, it combines with the proton and returning electrons, and ultimately the output, which is of the electricity and the water vapor. So this is what we understand, that what is the significance of hydrogen train for India. If you observe that it is affirming the net zero target by 2070, it also reduces the diesel dependency. आपको मालूम ही है, युद्ध चलता है या ऐसी कोई समस्या आती है कि जिसकी वजह से हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो कम हो जाता है, या पेट्रोल डीजल की एक तरह से स्कैरसिटी देखने को मिलती है, तो ये जो डीजल पे डिपेंडेंसी है इसको ये रिड्यूस करता है. इट ऑल्सो सपोर्ट्स दैट इंडियाज एफर्ट टू डीकार्बनाइजेशन ऑफ रेलवेज. तो इंडिया चाहता है कि किसी भी तरह से रेलवेज का डीकार्बनाइजेशन करे, जिसमें हम डीजल बेस्ड जो भी अभी भी लोकोमोटिव्स चलते हैं उसको हम रिप्लेस करें, और इलेक्ट्रिसिटी वाले भी जो लेकर आए हम लोकोमोटिव्स, वो इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे जनरेट होती हो कि जो कोयले से या डीजल जनरेटर से या फॉसिल से बेसिकली ना बनाई जा रही हो. सो दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व एज अ पर्पस ऑफ डीकार्बनाइजेशन ऑफ द railways. And it also promotes the clean energy transition. So what we can understand as a significance of a hydrogen train for India, you can note down this specific points for the mains answer writing that may require. If we see further, you can also consider this table. This table explains that what are the major components and what are the functions of those components. As we have already discussed, the MEA, the membrane electrode assembly, ये क्या है? तो भाई ये एक इस तरह का कोर कंपोनेंट है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है. ये सेपरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरह से ये PM, गैस डिफ्यूजन लेयर, कैटालिस्ट लेयर, ये सब हमें यहां पे देखने को मिलता है. व्हाट इज PEM? तो ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं. तो PEM जो है ये खाली और खाली किसको जाने देता है? प्रोटॉन्स को जाने देता है, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर देता है. सो इट इज दैट टाइप ऑफ अ मेम्ब्रेन कि जो प्रोटॉन को जाने देता है, इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर देता है. ये पॉइंट खास याद रखेंगे. एनोड कैटालिस्ट क्या है? तो जहां पे हाइड्रोजन एंटर होता है और ये स्प्लिट होता है इन दी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड कैटालिस्ट क्या है? कि जहां पे ऑक्सीजन एंटर होता है, ये कंबाइन हो जाता है विद द प्रोटॉन्स एंड रिटर्निंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड अल्टीमेटली हमें वाटर वेपर एज अ बाई प्रोडक्ट दिखता है. गैस डिफ्यूजन लेयर क्या है? तो ये जो कैटालिस्ट लेयर से उसको सराउंड करता है, गैसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके वाटर या हीट को रिमूव कर देता है. और फाइनली बाइपोलर प्लेट्स क्या है? इट इज ऑन द आउटर साइड्स which facilitates the gas distribution, electron conduction between cells in a stack, and a heat management. So all these components of the hydrogen fuel cell you should consider here. Any kind of MCQ can be designed for the prelims purpose from this table that you can see here. Now, to summarize our lesson, let's look at the broader policy context. The train is not only the standalone project here. It is actually the part of India's national green hydrogen mission, which was approved back in 2023. The goal is total energy independence by 2047. That is the vision to achieve the complete energy independence. India is actually aiming to produce 5 million metric ton of a green hydrogen every single year, and that is the target by 2030 we are supposed to achieve.
And this green hydrogen won't just run the trains, it is the government is going to use it to clean up heavy industries like steel manufacturing, like the petroleum refineries, and also the fertilizer production. This is India's ultimate roadmap to a cleaner future, a cleaner environment. So this hydrogen train we can consider as a stepping stone as far as India's national green hydrogen mission is concerned. Further, the next table that you can see here, you have a different types of hydrogens. First, you observe the gray hydrogen. ग्रे हाइड्रोजन में याद ये रखिए कि ये मेनली प्रोड्यूस होता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, जिसमें कि मीथेन यानी कि नेचुरल गैस ही यूज किया जाता है, और इसलिए ये जो ग्रे हाइड्रोजन है वो मीथेन में से बनता है विच इज डिपेंडेंट ऑन अ फॉसिल फ्यूल, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है. तो ग्रे हाइड्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है. इसके बाद है ब्लू हाइड्रोजन. ब्लू हाइड्रोजन में आप ये याद रखेंगे कि ये ऐसे नेचुरल गैस में से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के तहत एक तरह से उस गैस को कैप्चर किया गया था. तो जब कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के तहत इसको कैप्चर किया जाता है और उसमें से फिर जब हमें देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन को अलग किया गया है, तो उस तरह के हाइड्रोजन को क्या कहा जाएगा? ब्लू हाइड्रोजन सॉरी ब्लू हाइड्रोजन कहा जाएगा. और फिर है हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन. दिस इज द मोस्ट वी कैन से एनवायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन इन दैट सेंस कि ये होता है वाटर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस, जिसमें वाटर को स्प्लिट किया जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जब ये किया जा रहा है तब वो वाटर स्प्लिटिंग के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाएगा. तो रिन्यूएबल एनर्जी इज यूज्ड और उसके थ्रू वाटर को स्प्लिट करके वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू अगर हाइड्रोजन पाया जाए, हाइड्रोजन अचीव किया जाए, दैट विल बी कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन. इसके अलावा आपके पास और भी कई तरह के हाइड्रोजन हमें अक्सर बार बार न्यूज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि देयर इज अ ब्लैक और अ ब्राउन हाइड्रोजन विच इज बेसिकली using coal as their source, and through the coal gasification the hydrogen is achieved. In a coal gasification the ultimate resultant is a syngas which is a mixture of hydrogen and carbon monoxide, that is called black or a brown hydrogen. Then there is a yellow hydrogen. Yellow hydrogen is more or less like a green hydrogen only, but when the electrolysis is specifically powered by the solar energy. So the yellow hydrogen is actually same like a green hydrogen, but when the electrolysis process is taking place, the electricity which is used there is specifically produced from a solar energy, then it is called yellow hydrogen. Then we have a purple or a pink hydrogen. So purple or a pink hydrogen when the electrolysis is done by a nuclear energy. So again, the water is a source and electrolysis is done in a purple or a pink hydrogen, but there the nuclear energy is used. Then we have a white or a gold hydrogen. It is basically naturally occurring underground deposit. तो जैसे गोल्ड हमें डिपॉजिट से नेचुरली ही मिलता है, वैसे गोल्ड हाइड्रोजन भी आप ऐसा सोचिए कि नेचुरल सोर्स है उसका, जहां पे कोई डिपॉजिट है और उसमें फिर कन्वेंशनल ड्रिलिंग या कोई भी टेक्निक यूज करके उसका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड व्हाइट और गोल्ड हाइड्रोजन. एंड देन वी हैव अ टर्कोइश हाइड्रोजन. इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. टर्कोइश हाइड्रोजन यानी कि जब मीथेन को यूज करके, मीथेन पायरोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन करके हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया जाता है और सॉलिड कार्बन या जिसको हम ब्लैक कार्बन कहते हैं उसको अलग कर दिया जाता है. तो जो मीथेन है CH4, उसमें से हम इस तरह से डिकम्पोजिशन करते हैं कि हाइड्रोजन गैस अलग हो जाए और ये ब्लैक कार्बन अलग हो जाए. इसको बोलते हैं मीथेन पायरोलिसिस, और वो मीथेन पायरोलिसिस से जो हाइड्रोजन मिलता है दैट विल बी कॉल्ड अ टर्कोइश हाइड्रोजन.
So these are the various types of hydrogen which you must and should note down for the prelims purpose. prelims में यहां से MCQ आने की पॉसिबिलिटी हाई रहती है. And now let's consider the one of the recent MCQ कि जो हमें 2026 के प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिला, जो आप यहां पे देख सकते हो PYQ ऑफ 2026 प्रीलिम्स, जिसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दे दिया. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग कंबाइंड विथ अ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. देखो भाई, ग्रीन हाइड्रोजन अब आपको मालूम है वाटर में से मिलता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी रिन्यूएबल होनी चाहिए. तो पहला स्टेटमेंट जो कि डीकार्बोनाइजेशन की बात करता है हाइड्रोजन की, जो नेचुरल गैस से मिलेगा और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है, इट इज वेरी क्लियर दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द ब्लू हाइड्रोजन एंड नॉट द ग्रीन हाइड्रोजन. सो यू कैन क्लियरली सी हियर इट इज अबाउट द ब्लू हाइड्रोजन द स्टेटमेंट इज, and that is why it is not correct regarding the green hydrogen. तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ए और डी तो नहीं आ रहे क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है. अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, दैट इट इज दी प्रोड्यूस्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये तो क्लियरली ही बता रहा है आपको, ये कह ही रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहां पे बनाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो यूज की जा रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी से है और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जो वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर देगी. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दिस इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विच वी हैव ऑब्जर्व्ड. और देखो एक चीज ऐसा भी है कि अगर आप एलिमिनेशन से ए और डी को एलिमिनेट कर चुके हो तो सी और बी में दोनों में 2 स्टेटमेंट तो है ही, तो इट हैज टू बी करेक्ट. और फिर देखिए तीसरा स्टेटमेंट जो अभी हमने बात की कि जो हमारा ओवरऑल आइडिया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, कि जिसमें इंडिया चाहता है 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एन्युअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम किया जा सके बाय 2030, क्योंकि उतना ही हम एक तरह से नेशनल ग्रीन मिशन के तहत एक अपना ऑब्जेक्टिव रख चुके हैं. सो आवर टारगेट here is of the 50 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम करने की यहां पे बात है. और इस तरह से अगर हम देखें इसको तो यहां पे सही आंसर क्या हो जा रहा है? सही आंसर हो जा रहा है बी, 2 and 3 ओनली. Okay, so this is what today we have discussed. आज का हमारा जो डिस्कशन था that was exactly of this purpose, कि जहां पे हम इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं. इसके अलावा हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि किस तरह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी ऑपरेट करती है, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया अपनी जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो किस तरह से, किस रूट पे और कितनी टॉप स्पीड पे चलाएगी, जैसे कि 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे. ये हमें देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर जिंद टू सोनीपत के बीच में ये चलाई जाएगी. और फिर इसके साथ साथ हमने एक इनिशिएटिव जो कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज की चर्चा है वो भी यहां पे देखा. ओके, so thank you very much everyone for considering this topic with me of India's first hydrogen train. इसके साथ हम आज का यहां तक रखते हैं टॉपिक. We'll see the next topic in a next video. Thank you very much.